अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा। आज जुम्मा है और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ज़रूर देती हूँ कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद रखिएगा। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। कोयटा के नवाही इलाके का जिक्र करेंगे, सोरेंज का, जहाँ कान में हादसा हुआ एक ज़ोरदार धमाके की वजह से, जिसकी वजह से कान का एक बड़ा हिस्सा बैठ गया और उसमें कानकुन फंस गए। कोयटा जो है वहाँ पर कोयले की कान में ये धमाका हुआ। जाम बहक 34 कानकुनों की जो लाशें हैं वो अब तक निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू ने 3 कानकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया है और चीफ माइंस इंस्पेक्टर का ये कहना है कि मजीद जो कानकुन हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। और बलूचिस्तान हुकूमत ने जाम बहक कानकुनों को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अल्लाह जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे नुमाइंदे इरफान राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या सिचुएशन अभी तक आप देख रहे हैं? कितनी मजीद लाशें निकाली गई हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये वाकया कल जो है शाम को रुनमा हुआ। यह कोयटा से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर सोरेंज का इलाका है, वहां पर यह वाकया रुनमा हुआ, जहां पर एक मेथिल गैस थी जिसके बायस जो धमाका हुआ और धमाके के बायस जो कान बैठ गई, जिसके नतीजे में 42 कानकुन वहां पर मौजूद थे जो काम कर रहे थे, कान कोला निकाल रहे थे। उसमें उनकी जो है हलाकतें हुई हैं। अब तक जो है 34 लाशें जो है निकाली जा चुकी हैं, जबकि हमें बताया जा रहा है चीफ इंस्पेक्टर माइंस की जानिब से कि 3 अफराद जो है वो जिंदा निकाले गए हैं, जबकि 9 या 7-8 अफराद ऐसे हैं जो कानकुन हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि रेस्क्यू टीमें जो हैं वहां पर काम कर रही हैं, जिसमें पीडीएमए और माइंस एंड मिनरल उनकी जो टीमें हैं, इसके अलावा अनौड़क पुलिस भी वहां पर मौजूद है, वो भी वहां पर मौजूद है जहां पर ये वाकया रुनमा हुआ है। इसके अलावा जो है जो मकामी अफराद हैं वो भी कान के पास मौजूद हैं, वहाँ रेस्क्यू जो है वो काम जारी है। तकरीबन 34 लाशें अब तक जो है निकाली जा चुकी हैं। उसके बाद जो दीगर जो अफराद हैं जो फंसे हुए हैं कान के अंदर, क्योंकि गहराई भी बहुत ज्यादा है, वहां पर रेस्क्यू काम करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूं ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, इससे पहले भी ये यहाँ पर इस तरह की कानों में जो है वाकया रुनमा होते रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हिफाजती आलात है वो उनको मुहैया नहीं की जाते। अच्छा इरफान, ये बताया जा रहा है कि मीथेन गैस के वहां भरने की वजह से ये जो है वाकया रुनमा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, देखें मीथेन गैस जो है ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने माजी में देखा है इस तरह के वाकया रुनमा होते रहे। सोरेंज के अलावा बिगारी में इस तरह के मच में इस तरह के कान में इस तरह मीथेन गैस भर जाने के वाकया रुनमा होते रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि इनको कानकुनों को हिफाजती आलात नहीं दिए जाते। इससे पहले भी अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज जो है नोटिस दिया है, इससे पहले भी जो वज़ीर आला थे उन्होंने भी नोटिस दिए हैं और उनको जो कान मालिका ने उनको ये बताया है कि आप जो है हिफाजती आलात इनको क्यों नहीं देते। अगर हिफाजती आलात दिए जाते, वहां पर कोई हिफाजती इकदाम किए जाते, तो इस तरह के बड़े वाकयात रुनमा नहीं होते। तो इस तरह का जो आज वाकया रुनमा हुआ है गुज़श्ता रोज, तो उसकी भी जो है मुहर्रकात वज़ीर आला ने कहा है कि फौरी तौर पर, मुझे सेक्रेटरी को भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी को भी, कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो वाकया इसके जो रिपोर्ट पेश की जाए। तो मैं ये कहने का मतलब है मीथेन गैस जो है वो इंतहाई एक खतरनाक गैस है। वहां पर एक चिंगारी भी अगर होती है तो उस पे धमाका हो जाता है और धमाके के बायस जो है इस तरह की जो कीमती जानें हैं, जो मजदूर हैं, कानकुन हैं, वो जो है फिर अमवात के सामने आती हैं। आपने अपडेट किया और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बहुत सी कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया हुआ है। बिल्कुल इसका जो है बिल्कुल एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए और साथ इंतजामात भी होने चाहिए, लेकिन हादसात से अवॉइड नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे खतरनाक होते हैं जिसमें आप कुछ चीज़ों को पर ग्रिप नहीं रखते हैं उस तरह से। आपको मेक श्योर करना चाहिए अपने कारकुनान के लिए भी कि उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत जितने अच्छी तरीके से की जा सके वो की जाए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे के अहदाफ पर हमले जारी हैं और अमरीकी फ़ौज ने ईरानी फ़ौज की तनसीबात को निशाना बनाया है। अमरीकी हमलों के जवाब
जवाब में पासदारान इनकलाब ने उर्दन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल-ज़र्क अमरीकी एयरबेस पर हमले में 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे जो हैं उन्हें तबाह करने का दावा किया है और तैयारों के पार्किंग रैंप को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया, जिसमें अमरीकी फ़ौज के 2 ड्रोन हैंगर्स और ईंधन का एक गोदाम तबाह कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब ने ईरान के खिलाफ हमलों में मदद करने वाले ममालिक को भी खबरदार किया कि अगर उन्होंने अपना रवैया तब्दील ना किया तो उन्हें सख्त जवाब का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की जो करारदाद है वो मुस्तरद कर दी गई है। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है और ये जो मज़ीद इसके अंदर जो अपडेट है वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वो ये आपके साथ शेयर करेंगे कि जिस तरह से गज़ा को गैर मुसल्लह करने का जो पीस ऑफ बोर्ड ने गज़ा में जो हमास को बेसिकली गैर मुसल्लह करने का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया है। सदर ट्रंप ने ही इसका ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हमास के गैर मुसल्लह होने का जो मुआहिदा है अब वो हो चुका है और इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी और फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक कदम है। इस पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले जो बात मैंने आखिर में की उसी से आगाज़ करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस ने गज़ा में जिस तरह से हमास के गैर मुसल्लह होने का जो मुआहिदा है वो कर लिया है, सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसके हवाले से बताया। ये कैसी पेशरफ्त है और कितनी मस्बत पेशरफ्त साबित हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमास पहले इस बात को मान ही नहीं रहे थे, लेकिन जब से बोर्ड ऑफ पीस बना था और बोर्ड ऑफ पीस में जो इनिशियल डिस्कशंस हुई थी, जो इस पे सबका इत्तेफाक था, जिन ममालिक ने इसको बेसिकली मीडिएट करवाया था, तुर्किया इसमें शामिल था, इजिप्ट था, कतर था, जो जिन्होंने साइन किया था अलॉन्ग विद इजराइल और अमेरिका के साथ, तो उसमें यही था कि बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। फिर बोर्ड ऑफ पीस में आगे एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी जो फलस्तीनी होंगी और फिर वहां पे जो हमास वाले उसको कंट्रोल कर रहे थे गजा स्ट्रिप को, वो अपना कंट्रोल इनको हवाले कर देंगे, अकॉर्डिंगली डिसआर्म होंगे। तो डिसआर्म में बड़ा मसला आ रहा था। फाइनली अभी इजिप्ट ने रिसेंटली उनकी बातचीत करवाई है, जिसमें तुर्किया भी था, कतर भी था, कायरो में जो सारे बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने ये एग्री किया है कि वो डिसआर्म होंगे और जो कंट्रोल है इट विल बी हैंडेड ओवर टू टेक्नोक्रेटिक सेटअप और एक नेशनल कमेटी बनेगी जो बेसिकली दे विल मॉनिटर जो ये आर्मामेंट डिसआर्म होने का जो प्रोसेस होगा वो उसको देखेंगे। और अब मेजर डिपेंड करता है कि इजराइल का अभी तक रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि उन्होंने कहा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इजराइल इसको ऑनर करेगा एंड इजराइल हैज टू विड्रॉ इन फेजेस फ्रॉम गजा स्ट्रिप से विड्रॉ करेगा और टोटली इंटायर एरिया को हैंड ओवर कर देगा टेक्नोक्रेटिक सेटअप को। उसके ऊपर बोर्ड ऑफ पीस होगा जो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन इसमें एक ये है कि एक तो खुशाइंद है, लोगों के लिए अमन का है और जो हालात वाकयात, इवन देखे सीज फायर के बाद भी 1200 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, 73,000 पहले ये मारे गए, जैसे जेनोसाइड है, वार क्राइम है। तो मेरे ख्याल में खास तौर पर गजा के लोगों के लिए कि अमन का एक पैगाम है, एटलीस्ट वहां पर कोई सुकून होगा। लेकिन एक साथ साथ इस्लामिक जिहाद की तरफ से भी इतलात आ रही हैं, कुछ और ग्रुप्स का भी इतलात हैं कि उन्होंने कहा हमारी रिजर्वेशन है। लेकिन मेरे ख्याल में जनरली तमाम गजा के लोग जब खुश हैं तो मेरे ख्याल में किसी और को इतराज भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं और पाकिस्तान सिंस आल्सो फाउंडिंग मेंबर है बोर्ड ऑफ पीस का, पाकिस्तान भी इसको वेलकम करेगा। पीस एंड स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में पाकिस्तान का पहले से रहा है और खासतौर पर फलस्तीनियों के लिए जो अजाब वहां पे था नेतन्याहू की शक्ल में, तो मेरे ख्याल में वो अभी रुक जाएगा, एटलीस्ट अपना आप को ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने नेतन्याहू का जिक्र किया, नेतन्याहू की मुलाकात रिसेंटली हुई है, उसके बाद ये पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें उनका ये कहना था कि हम इसराइल को भी अपने हालिया हमलों में शामिल कर सकते हैं जो ईरान पर होने वाले हैं। तो आपको लगता है कि एक महाज को पर ज़रा अमन करवा के दूसरे महाज पर तवज्जो मरकूज की जा रही? मुझे नहीं लगता। देखिए, इजराइल की अभी वो हैसियत नहीं रही है। अगर आप देखें कि इजराइल के पास जिस तरह अभी बात हो रही कि इंटरसेप्टर्स नहीं रहे हैं, इवन अमेरिका के पास नहीं है, तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है
तो अभी तो वो बता रहे हैं कि ईरान के पास जो एक पास हुआ था, जो पिछले साल की जंग हुई जून में से अब तक उसके पीरियड के दरमियान में उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए हैं और उन्होंने डिफरेंट जगहों पर रखे हुए। सो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि इजराइल के पास अभी डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। इजराइल वैसे भी आप देखें ना, एक टाइनी स्ट्रिप है गजा की तरह, वो तो बाइनोकुलर में भी नजर नहीं आएगा। अगर इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल जाके लगेंगे तो इजराइल का बड़ा नुकसान होगा। दैट्स वाई आप देखें इजराइल पीछे बैठा हुआ है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो तो पहले चाह रहे थे ना कि रजीम चेंज हो ईरान में, वो हो नहीं सका। अब उनका भी फोकस अमेरिका की तरह न्यूक्लियर वेपन्स की ईरान हासिल ना करे, उस पर फोकस है। तो लेकिन जिस तरीके से हमने अभी डेवलपमेंट्स देखी है जो अमेरिका के साथ हो रही है, अमेरिकन स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट देखें दोनों का यही होगा, ऑफ रैंप जाएंगे। ईरान भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि बातचीत के जरिए सेटल करें। एंड बोन ऑफ कंटेंशन एज वी ऑल अंडरस्टैंड इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और क्योंकि बाकी तमाम मसले बैकग्राउंड में चले गए हैं, ये आउट ऑफ डिफॉल्ट ये सामने आया है। और लेकिन अभी जिस तरीके से बातचीत चल रही है, ओमान की बातचीत चल रही है, जीसीसी भी इसमें इन्वॉल्व है, ईरान के साथ बात चल रही है, लेकिन ईरान का मानना यह है कि वो टोटल कंट्रोल चाहता है। और इवन वो तो ओमान को भी बाईपास ईरान कर रहा है। अभी फाइनली एक ये भी उन्होंने प्रपोजल दिया था, पहले 2 रूट्स की बात की गई थी। ओमान ने कहा था एक आपका रूट होगा नॉर्थ से, एक साउथ से हमारी तरफ से होगा। ईरान इसमें तैयार नहीं हुए। फिर ईरान ने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मेरी तरफ से एंट्री हो, आपकी तरफ से एग्जिट हो, उसमें भी बात चल रही है। फिर ओमान का एक और प्रपोजल है कि 2-3 रूट्स हो, कि एक नॉर्थ वाला, साउथ वाला, फिर दरमियान में इंटरनेशनल वाटर्स हो। तो इस पे बातचीट चल रही है। फिर फीस की भी बात है, टोल टैक्स की भी बात चल रही है। लाइक उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ मलाका में जब वहां पे वो ले रहे हैं वॉलंटरीली, वहां पे एक टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि होपफुली कोई ना कोई ये डील हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, आपको ये लगता है कि दोबारा वो जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त है उस पर चले जाएंगे दोनों फरीकैन इन दी एंड? ये जितनी भी तबाही है, हमें पता है कि दोनों फरीकैन के साथ साथ पूरे रीजन के हक में ही बेहतर नहीं है, लेकिन स्टिल दोनों की तरफ से अभी तक तो ऐसा कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा बज़ाहिर कि वो चाहते हैं कि वो अब बैठ कर बात करें। बिकॉज बात जब मुज़ाकरात की आती है तो उसके अगले ही दिन या उसी दिन दोबारा से अटैक्स शुरू हो जाते हैं और इतने वर्ष होते हैं कि पहले वाले से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब पासदाराने इनकलाब ने जिस तरह से वार्न किया है तमाम उन ममालिक को जो हेल्प आउट कर रहे हैं अमेरिका को कि वो बाज आ जाए, नहीं तो उनका बहुत बुरा हाल किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो पूरा रीजन इन्वॉल्व हो जाएगा और ये जो वॉर है ये मुस्तकबिल करीब में हमें रिजॉल्व की तरफ जाती हुई दिखाई तो नहीं दे रही। देखिए अभी ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में नहीं हुई। इनिशियली अमेरिकन उसको वायलेट किया जब साउथ से अपना एक अलग रूट निकाला, और सब्सिक्वेंटली हमने देखा एक और वायलेशन ईरान ने की जब उन्होंने जॉर्डन पे स्ट्राइक्स किए, सरप्राइज अटैक किए जब अमेरिका वहां पे सीज फायर कर चुका था। सो इससे यह है कि टिट फॉर टेट वाली बात हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि दोनों चाहते हैं, दोनों को पता है मुश्किलात है, ईरान के लिए भी मुश्किलात है, ऑलरेडी नुकसान इतना हुआ है, लेकिन स्टिल उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, तो उनके पास एक कैपेबिलिटी है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जीसीसी कंट्रीज में रियलाइजेशन आई है, वो नहीं चाहते हैं कि फर्दर अमेरिका स्ट्राइक्स करे ईरान के अंदर, क्योंकि जीसीसी में नुकसान हो रहा है, तो वो आपस में मिल के रहना चाहते हैं। अब रियलाइजेशन ये हुए, दैट्स वाई आप देखें कि जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका का था आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल जाएगा। दैट्स वाई अभी आप देखें वो बहुत सारी चीजें अपनी हैं वो शिफ्ट करें टुवर्ड जॉर्डन। दैट्स वाई जॉर्डन पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे बेसिस है और नेक्स्ट इज इजराइल है, तो एक मैसेज उनकी तरफ भी है। तो मैं ऊपर से ये है कि ट्रम्प भी चाहता है। फिर देखें 70% ऑफ रिसेंट पोल्स हुए हैं, 70% अमेरिकन इस जंग को मुखालिफ हैं, इसको अपोज कर रहे हैं, मिड टर्म सर पे हैं। तो ट्रम्प भी चाह रहा है कोई एग्जिट इस पे करे। देखिए अभी और कोई ऑप्शन तो नहीं रह गए, ऑप्शन अमेरिका के पास क्या है? अभी उन्होंने कहा अब मैक्सिमम क्या होता है कि दे विल गो फॉर स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक, मस्जिद करेंगे, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि टारगेट से हमारे पास खत्म हो गए। नेक्स्ट टारगेट क्या है? वेदर दे विल गो फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ तो उन्होंने किया है, तो फिर जीसीसी पे इसका जवाब रद्दअमल आएगा। दैट इज वन दिखाई दे रहा है जीसीसी पे भी। जी 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 कंटिन्यू कीजिए। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ग्राउंड इन्वेजन की होगी, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने फोर्सेस उतार दें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक जो फॉर्मर अमेरिकन जनरल थे मैकफ्री,
उन्होंने कहा उसके लिए यू नीड 1.5 लाख के करीब फौज चाहिए एटलीस्ट, अगर आपने उसको कंट्रोल करना है या आपने खराका आइलैंड पे को कंट्रोल करना है तो मैसिव कैजुअलिटीज होंगे। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? तो वो है। और तीसरी चीज है जो इंसान सोच भी नहीं सकता है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो आप कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये ट्रम्प किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें उस लेवल का सोचने भी नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो रशियन जो हैं फिर यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, कैस्पियन सी में जो कुछ हुआ, अब ईरान की जानिब से कहा गया कि वो हक रखते हैं रिप्लाई करने का और सख्त जवाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं रेड सी में जो बाबुल मंदब के साथ जो कुछ हो रहा है, और फिर जॉर्डन को जिस तरह से इंगेज किया ईरान ने। आप ईरान के लिए इन इकदामात को कैसे देखते हैं? देखिए, जॉर्डन का तो मैंने आपको बताया, क्योंकि जॉर्डन इसलिए टारगेट किया जा रहा है, अमेरिका ने अपने बहुत सारे जो एसेट्स है शिफ्ट कर लिए हैं उधर। वहां पे अल मवाफिक है जो उसको अजरक बेस भी कहते हैं, वहां पे शिफ्ट किया है, या उनका टावर 22 का एरिया है, किंग फैसल बेस है, वहां पे बहुत सारे एसेट शिफ्ट में। तो दैट्स वाई ये वहां पे टारगेट कर रहे हैं कि हमें पता है। साथ साथ फिर क्योंकि जॉर्डन पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि जॉर्डन जो इंटायरली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एड, $1.5 अरब एनुअली दे आर गेटिंग फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि इनके पास अपनी कोई इनकम नहीं है, ओनली टूरिज्म के जरिए वो पैसा कमाते हैं। सो दैट्स वन फैक्टर है। फिर जो इजराइल को वहां से मैसेज देते हैं कि भाई हम जॉर्डन को मार सकते हैं तो यू आर नेक्स्ट। और यहाँ पे कैस्पियन सी की बात है, देखे कि यहाँ पे कैस्पियन सी में ये बाय डिजाइन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन ने ये किया है, ताकि वो चाहते हैं कि ये वार जो है एक्सपेंड हो जाए। और स्पेशली आप देखें कि जो थिएटर है, आप समझ लें कि वेस्ट एशिया का थिएटर है और यूरोपियन थिएटर को वो चाहते हैं ये मिक्स हो जाए और इसमें कि और ममालिक इसमें एंट्री दे। तो वो एक बाय डिजाइन उनकी ख्वाहिश है कि ये ऐसा हो। और फिर देखें अभी इराक में भी जो स्ट्राइक्स हुई हैं जो सऊदीज और अमेरिकन ने वहां पे की है, सो एक नई डेवलपमेंट रीजन में हुई है। स्पेशली अली जैदी ने अभी विजिट करना था सऊदी अरब, वो इस वजह से आप नहीं गए वहां पे जब स्ट्राइक्स हुई हैं। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स खिते में हो रही है, और जिससे कोशिश सबकी अब ये है कि सबको ड्रैग करना चाहते हैं, प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। यही नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि मुसलमान आपस में लड़े और वो खुद बैठ के वहां से मजे से देखता रहे कि एक दूसरे को लड़ के मरे। राइट देखते हैं कि वो आगे क्या किरदार अपना अदा करता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका और ईरान जो एक बार फिर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं दिफाई चैंपियन और पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की, जिन्होंने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए कामयाबी से क्वालिफाई कर लिया है। कल दुआओं की अपील भी की थी उन्होंने और उनका पैगाम हमने आप तक पहुंचाया था और दुआएं रंग ले आई और उनकी मेहनत भी। अरशद नदीम अब अपने एजाज का दिफा करने के लिए एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में अपनी बेहतरीन 78.63 मीटर थ्रो के साथ मजमूई तौर पर 7वीं पोजीशन हासिल की और टॉप 12 खिलाड़ियों में जगह बनाकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। बिल्कुल, और आज रात 12 बजे टीवी पर नजर जमाले जनाब, ये मुकाबला फिर से बहुत सख्त होने वाला है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग मरहला था उसमें कोई भी एथलीट 84 मीटर तक थ्रो नहीं कर सका है। और जो अरशद नदीम हैं उनकी भी अगर बात करें तो वो 7वें नंबर पर आए हैं। 12 खिलाड़ियों को फाइनल के लिए मुंतखब तो करना ही था, तो श्रीलंका के जो रमेश थारंगा हैं वो 82.84 मीटर की थ्रो कर सके, 84 मीटर की नहीं, लेकिन वो पहले नंबर पर रहे। कनाडा के एंडरसन पीटर्स दूसरे, जनूबी अफ्रीका के डाउ स्मिथ तीसरे और भारत के नीरज चोपड़ा जो हैं वो 5वीं पोजीशन पर आए। उन्होंने तकरीबन 79.61 की जो थ्रो की थी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे जो पाकिस्तान के एक और एथलीट हैं यासिर सुल्तान, वो भी इसमें कम्पीट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 74.36 मीटर की बेहतरीन थ्रो की है, लेकिन इसके बावजूद वो 14वें नंबर पर आए और 12 यानी स्टिल बेहतरीन थी। उनकी तरफ से बेहतरीन कोशिश थी। 12 खिलाड़ी जो हैं अब उनमें अरशद नदीम का नाम भी है और उन्होंने एक बार फिर कौम से दुआओं की अपील की है। आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है ग्लासगो में, तो आप सबकी दुआओं से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल जो है वो 31 जुलाई को होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:15 पे। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं फाइनल में अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं।
अच्छा अरशद की यही हम्बलनेस है, हमेशा ही दिल जीत लेती है और हमारा दिल करता है फिर वाकई दुआ करने का, हाथ उठा के कि इंशाल्लाह अरशद नदीम को ये टाइटल भी मिलेगा और इस टाइटल का दिफा वो कर पाएंगे। तो एक बार फिर दिफा कर लें, गुड लक अरशद नदीम, और एक बार फिर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लें। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। तुम्हारी बहन दूर रहकर बात करती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक नहीं 10 है, लेकिन दांत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयशा मियाँ से, जो बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत की मोतबर तरीन आलमी तंजीम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री एंड अलाइड प्रोफेशंस की 2026 से 2030 के सेशन के लिए सदर मुंतखब हो गई हैं। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर तिब्बी मैदान में ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि डॉक्टर आयशा मियाँ 1937 में कायम होने वाली इस आलमी तंजीम की जो सरबराही है वो करने वाली पहली पाकिस्तानी और पहली जनूबी एशियाई मौलिज बन गई हैं। डॉक्टर आयशा मियाँ का इस आला तरीन बैनुल-अक़वामी ओहदे पर इंतखाब दुनिया भर में कम और मुतवसत आमदनी वाले ममालिक से उभरने वाली तिब्बी महारत और सलाहियतों के एतराफ़ की एक रोशन अलामत है। और डॉक्टर आयशा आगा खान यूनिवर्सिटी की फारिग तहसील हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में बतौर फैकल्टी मेंबर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। साल 2013 में पाकिस्तान वापसी के बाद उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात की चेयरपर्सन और फाउंडिंग डीन ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस के तौर पर गिरां कदर खिदमत अंजाम दी, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की बुनियाद रखी। डॉक्टर आयशा इस वक्त साइनैप्स पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट की बानी और CEO हैं, जहां वो पाकिस्तान में जहनी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए शवाहिद पर मबनी जो तिब्बी खिदमात हैं, तालीम है, तहकीक है और वकालत है, उसके शोबों में भरपूर काम कर रही हैं। उनका इंतखाब पाकिस्तान में जहनी सेहत के शोबे में एक नए दौर का आगाज़ है और अभी तक डॉक्टर साहिबा जितने बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स जीत चुकी हैं, मेरा ख्याल है उनका जिक्र करना हमने शुरू कर दिया तो हमारे सेगमेंट का जो वक्त है वो उसी में ही गुजर जाएगा। तो बगैर किसी तवक्कुफ के बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर आयशा मियाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले व्हाट एन ऑनर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इतनी तारीफें वैसे मैंने पहले अपनी बारे में कहीं नहीं सुनी है, सो थैंक यू फॉर दैट। और अभी ये पूरी नहीं है, मैं उसकी माजरत पहले ही कर चुकी हूँ। राइट नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी रही थी कि इंडीड यू नो इट बहुत ज़्यादा ऑनर है एंड काम तो मैं इस स्पेस में बहुत अरसे से कर रही हूँ, बट जो आपने एक बात कही कि ग्लोबल लेवल पे अगर इस चीज़ का एतराफ़ अब हो रहा है कि हमें लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से और उन ममालिक से भी हमें रिप्रेजेंटेशन लानी चाहिए और उनको एक आवाज़ देनी चाहिए, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक हमारे रीजन के हिसाब से भी एटलीस्ट अब पूरा का पूरा रीजन, पूरा जो खिता है हमारे सारे ममालिक का, मुस्लिम कंट्रीज का, वो एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है एक लीडरशिप लेवल पे, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, वैसे इस अचीवमेंट के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताएं कि ये मुसलसल कामयाबियां कैसे हासिल की जाती हैं? इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड आपने जो है अपने साथ रखा है, क्या फिक्स माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, किस तरह से आगे लेके चलती हैं और मुसलसल कैसे कामयाब होते रहते हैं आप? बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ होते हैं और मेरे ट्रेनीज हैं और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में ही एक्चुअली, क्योंकि मैंने बहुत जगह काम किया है, बहुत सारे मेरे मेंटीज हैं, तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि देखें ये काम, कामयाबियां तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वाकई दिल से काम करना चाह रहे हैं और आप अपने काम के बारे में पैशनेट हैं, तो कामयाबियों का नहीं सोचना है, काम का सोचना है कि किस तरीके से हमने काम करना है कि इम्पैक्ट आए। लेकिन अब जो एक थोड़ा सा मसला आ गया है कि दिस काइंड ऑफ वर्क सिर्फ और सिर्फ अगर आप डीप वर्क कर रहे हैं, अगर आप वाकई अपने स्पेस में जो है वो एक शैलो लेवल पे काम नहीं कर रहे कि ऊपर से बस सतही तौर पे कुछ करके और अब तो AI वगैरह इस्तेमाल करके हमने काम कर लिया, तो एक तो डेप्थ होनी चाहिए काम में, पैशन होना चाहिए, आपका बिलीफ होना चाहिए, और दूसरा ये कि एक जिसको मैं ग्रिट कहती हूँ कि बहुत, ये सिर्फ कामयाबियां नजर आ रही हैं क्योंकि जो मेरी फेलियर्स हैं वो तो मैं अपने CV पे शायद नहीं डालूंगी, बहुत ज्यादा रुकावट
रुकावटें आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन अगर आपके सामने इफ़ यू हैव योर आई ऑन द प्राइज कि आगे करना क्या है, इवेंचुअली पहुंचना कहाँ है, तो यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड गेट बैक इनटू द प्लेइंग फील्ड। ज़बरदस्त बात की है आपने। चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं और आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। अच्छा, आप इस एजाज़ की थोड़ी सी बात करते हैं कि कितना बड़ा एजाज़ है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, और ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जहाँ पर ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, डॉक्टर साहिबा, उन्हें तो बिल्कुल सीरियस लिया ही नहीं जाता ना, शायद मसला या इशू उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। तो ये बेसिकली कितने ख़तरनाक होते हैं, और बाज़ औक़ात अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाता या इनको आप क्या कह लें कि इनको कंसर्न जो है वो नहीं दिया जाता, तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकते हैं। और अभी तो मैं ये भी लोगों को समझाना शुरू किया है कि आपके जो बाकी अमराज हैं, देखिए मैं थोड़ा सा बैक ऑफ इसमें कि आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो ऑर्गन है बॉडी का जैसे दूसरे ऑर्गन है। तो जैसे आपने दिल का ख्याल रखना है, अपने पैनक्रियास का ख्याल रखना है, अपने लंग्स का रखना है, उसी तरह आपने अपने ब्रेन का भी रखना है। ये किसी स्पेस में ये बीमारियां नहीं हो रही होती। जब लोग इसको कह देते हैं ना मेंटल इलनेस, और आपकी बॉडी से अलग कर देते हैं, जब वो कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी, तो ये ब्रेन माइंड बॉडी का हिस्सा है। सो आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना कि ये कोई मेकअप, you know, people are not making up these illnesses, they are real illnesses, right? ब्रेन, और अगर ब्रेन ही आपका सही नहीं है तो ब्रेन तो आपके सारी बॉडी को मैनेज कर रहा है। तो आपके अगर ब्रेन ठीक नहीं है, अगर आपका ब्रेन स्ट्रेस में है, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आपके दिल के अमराज भी वर्स होते हैं, आपके स्किन के, आपके कैंसर्स में अब आ गया है कि डिप्रेशन एंजाइटी से कैंसर ज्यादा होते हैं। कार्डियक डिजीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर दिल के अमराज स्ट्रेस बन गया। पहले स्मोकिंग होता था, अब स्ट्रेस हो गया है। सो ब्रेन का, दिमाग का ख्याल रखना, अपने जहन का, आपके दिमाग का ख्याल रखना बहुत शिद्दत से जरूरी है। दूसरी चीज ये कि ये ज्यादातर जो अमराज हैं, जहनी अमराज जिसको कहते हैं, दिमागी अमराज कहते हैं, ये शुरू होते हैं कोई 15-16 साल की उम्र में। 70% अमराज 15-16 साल की उम्र में शुरू होते हैं, अडल्ट एज में नहीं शुरू होते हैं। तो दैट इज वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि जैसे ही हमें लगे कि बच्चों को कोई तकलीफ हो रही है, बच्चे किसी परेशानी में है, या हमारे टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स किसी परेशानी में है, तो उसी वक्त माँ बाप को चाहिए कि किसी डॉक्टर को या किसी साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को, अपने जनरल फिजिशियन को जाके जरूर बताएं कि यू नो क्या कंसर्न्स हैं और हम इसका किस तरीके से फौरी तौर पे इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा, माँ बाप का जिक्र किया, आप देखते हैं कि वेस्ट की बहुत सारी रिसर्चेस जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो माँ बाप पर बहुत बर्डन जो है कायम करती हैं और कहती हैं कि उनकी जो बेसिकली उनकी परवरिश में जो बच्चे पलते हैं, उनमें जो मौजूद कमियाँ होती हैं वो फिर मैनिफेस्ट होती हैं जब वो बड़े होते हैं। लेकिन हमारे खित्ते में तो ये बचपन से कहा जाता है कि अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई तो आप जो है वो अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। आपकी तरबियत यानी आपकी माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की, तो ये तो पहले से एक फिनोमेना मौजूद था हमारे खित्ते में जो वेस्ट शायद अब अपना रहा है। जी देखिए, दो चीजें होती है ना, एक तो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, तो जीन्स होते हैं। बहुत सारी बीमारियां जीन्स के थ्रू हमारी जनरेशन से जनरेशन में आती हैं। और मसला ये हुआ है कि जो जहनी अमराज हैं, दिमागी अमराज हैं, उसको चूंकि हमारी पुरानी जनरेशन ने सीरियसली नहीं लिया, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो वो चीजें जो है हमारी जनरेशन में मैनेज ही नहीं हुई हैं। ट्रॉमा इतना ज्यादा है, हिस्टोरिक ट्रॉमा है, जनरेशनल ट्रॉमा है, पार्टीशन का ट्रॉमा है, मतलब जो कुछ भी है वो चलता चला आ रहा है। तो इस हमारी जनरेशन में ये बहुत ही ज्यादा अब देखने को मिल रहा है, बिकॉज आगे हमारी जनरेशन और हमसे पिछली जनरेशन ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। तो एक चीज ये है कि एक जेनेटिक्स और दूसरा नर्चर होता है, जो आप कहते हैं कि जो तरबियत कैसे हो रही है। तो दोनों चीजें जब साथ मिलती हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है। राइट। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमें अपना ये जो ट्रॉमा है या हम जिस तरह से हमारे वालिदैन को ये ट्रांसफर हुआ, आगे गुरेज करना चाहिए इसको ट्रांसफर करने से अपनी नई नस्ल में। डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी बात करते हैं कि बेसिकली जो नफ्सियाती मसाइल हैं, आपने कहा कि बच्चों में शुरू हो जाते हैं, टीन्स में शुरू हो जाते हैं, इसके माइनर सिम्टम्स क्या होते हैं जहाँ से ये शुरू होते हैं? लाइक अगर हम अपने बच्चे में वो तब्दीलियाँ देखें तो हम कंसर्न हो जाएं और उसको किसी फिजिशियन के पास ले जाएं और पहले उससे डिस्कस करें, फिर उसकी रिकमेंडेशन में हम उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, तो कितना ज़रूरी है कि पहले ही सिचुएशन को भांपा जाए और देखा जाए कि ये तब्दीलियाँ अगर आ रही हैं तो हम अपने बच्चे को या उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाए।
बिल्कुल, देखिए एक तो बात सिंपल सी है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जितना ज्यादा हम प्रिवेंशन की स्पेस पे रह सकते हैं, अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, बच्चों पे ज्यादा दबाव नहीं दे रहे हैं, बच्चों को प्यार मोहब्बत से पाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जो हमारे एक प्यूनिटिव तौर तरीके हैं कि बच्चों को जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पालना है, करना है और हर वक्त उन पे पढ़ाई का दबाव डालना है, ये चीजें ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा प्रिवेंशन की बेसिस पे ही काम बेहतर हो। बट अगर आपको बेसिक सिंपल सी एक चीज होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, आपका टीनेजर जैसे पहले था उससे चेंज हुआ है, बहुत आउटगोइंग था, सब फ्रेंड्स वगैरह में मिलता था, लोगों से मिलता था, अब खामोश हो गया है, अलग अलग रह रहा है, आइसोलेटेड रह रहा है, पहले बी ग्रेड आ रहे थे अब डी आ रहे हैं, स्कूल से कोई कंसर्न आई है कि ये जो है इसकी तबीयत में कुछ चेंज आया है, नींद खराब हो रही है, खाना पीना छोड़ दिया, तो जो भी एक पहले एक फंक्शनिंग लेवल था उससे अगर बच्चा शिफ्ट होता है, चेंज होता है अपनी फंक्शनिंग लेवल पे, तो ये जो है बेसिकली पैटर्न्स आपके अगर चेंज होते हैं तो दैट इज एन इंडिकेटर दैट समथिंग इज नॉट ओके। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने इमोशनल नीड्स को अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारी जो इमोशंस हैं हमारे अनअटेंडेड जाते हैं और फिर हमें भी यही प्रैक्टिस करवाई जाती है कि उनको शट डाउन ही रहने देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसको प्रोसेस करना कितना ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि शट डाउन रहना ही बेहतर है। देखिए बात तो इमोशंस तो हमारे प्राइमरी इमोशंस हर एक के अंदर होते हैं, मर्द औरत जो भी जिस तरह के भी आप लोग हों, आपके 4 प्राइमरी इमोशंस हर एक के अंदर होते हैं, जिसको सैडनेस है, जॉय है, फियर है और सैडनेस, फियर, जॉय एंड एंगर। तो ये 4 आपके प्राइमरी इमोशंस हैं जो हर एक को होते हैं। तो ये कहना कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप उदास क्यों हो रहे हैं या आपको डर क्यों लग रहा है, ये बहुत ही बायोलॉजी के खिलाफ है, इंसान की फितरत के खिलाफ है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज इमोशंस। आइडिया ये होता है कि हमने सीखना कैसे है कि इस इमोशंस को हम EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस पे कैसे लेकर जाएं। हाउ आर वी अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस, हाउ आर वी मैनेजिंग आवर इमोशंस, और इस तरीके से हम हमारे आसपास की फैमिली के और कम्युनिटी के उनके इमोशंस किस तरह से समझ रहे हैं। इसको EQ कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अपने इमोशंस के साथ आप कनेक्टेड रहें। और हमारे मुल्क में औरतों को तो फिर थोड़ा सिखा देते हैं कि इस तरह मैनेज कर लो, इस तरह कर लो, फैमिलीज होती हैं वो आपस में सहेलियों से बात कर ले। मर्दों को तो बिल्कुल कोई सिखाता ही नहीं है। तो चलते फिरते जो उनको गुस्सा हर वक्त आ रहा होता है और सब बोलते हैं कि that's not okay, that's not normal. So I think it's really important कि उनको सिखाया जाए कि अपने इमोशंस को बात भी करनी, एक्सप्रेस भी करना है, बहुत शुक्रिया। और एड्रेस भी करना है। आयशा मियां हमारे साथ मौजूद थी, अपनी जर्नी तो हमारे साथ डॉक्टर आयशा शेयर करी थी, इसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त टिप्स भी दी हैं और यही कहा है उन्होंने भी कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल हमने खुद ही रखना है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर है जनाब। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान ने कोरिया को पहले टेस्ट मैच में 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर 4 मैचों की सीरीज का फातेहाना आगाज कर दिया है। सुफियान ने 2 जबकि कप्तान अबू बकर महमूद ने 1 गोल स्कोर किया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने कोरिया को 3-1 से शिकस्त देकर सीरीज का शानदार आगाज कर दिया। कौमी हॉकी टीम ने मैच के आगाज से ही जारहाना खेल पेश किया और कोरिया के दिफा पर मुसलसल दबाव बरकरार रखा। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान ने 2 खूबसूरत गोल स्कोर किए जबकि कप्तान अबू बकर महमूद ने 1 गोल स्कोर किया है। वैसे ये बार बार हमें बताना चाहिए, जो अच्छी कारकर्दगी है उसको हाईलाइट करना चाहिए और इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी है उनकी, अच्छा आगाज़ किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी में भी उनकी कारकर्दगी बेहतरीन ही रहेगी। और कोरिया की तरफ से जो मैच में सिर्फ 1 गोल वो करने में कामयाब रही है। और आपको ये भी बताएं कि कौमी हॉकी टीम ने पहले टेस्ट में उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए सीरीज़ का फातेहाना आगाज़ जो किया है, अब हम उम्मीद ये उनसे कर सकते हैं कि वो बाकी सीरीज में भी अच्छी कारकर्दगी वो इसलिए भी कि मैनेजमेंट टीम हुई है, कैप्टन चेंज, जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, कैप्टन चेंज हुआ है, तो असरात आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए। हम पिछले दिनों में बड़ा फ्रीक्वेंटली डिस्कस भी कर रहे थे कि परफॉर्मेंस जो है उसकी तब्दीली का इन्हिसार सब चीज़ों पर आता है, आपके सिर्फ प्लेयर्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही परफॉर्मेंस हमारी टीम हमें देती रहेगी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जनाब। टॉप ऑफ द आवर बात करते हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट की, जिसमें मुल्क भर से सनतकारों, ताजरों और पॉलिसी साजों की शिरकत थी। और मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत, सियासी क़यादत और निजी शोबे के बाहमी ताउन से ही पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इस इकोनॉमिक समिट से खिताब करते हुए कहा कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्ज़ी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे, वो 2-4 हज़ार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। ना सिर्फ ये उनका खिताब इंटरेस्टिंग था बल्कि इंट्रीगिंग भी था। तो उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को एक कमरे में बैठना होगा, चाहे एक दिन, एक महीना या एक साल बैठना पड़े, एक एक इशू का हल निकालना होगा। और मोहसिन नकवी ने इंतज़ामी यूनिट्स की भी हिमायत कर दी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो एक महीना बैठें, चाहे वो उसको एक साल बैठें। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शंस कर लें, जितनी मर्जी दफ़ा इकट्ठे हो जाए। और मोहसिन नकवी साहब ने मज़ीद कहा कि मसाइल के हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका, आप माने या ना माने, पाकिस्तान जिस हालत में है उसकी जिम्मेदारी यहाँ बैठे हुए लोगों पर भी है। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। सारे पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके जिम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। और उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। ये एक उनका खिताब है, एक उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू है जिसका बहुत चर्चा है और सियासी हलकों में भी इस पर बहुत बातचीत हो रही है। इस मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। अभी सेगमेंट शामिल करते हैं सफ़र शर्त, जिसमें देखिए कि सवाद के एक मुसव्विर की कहानी जिन्होंने किसी से मुसव्विर ही नहीं सीखी। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। इस वक्त मैं सरसनई में हूँ। बहुत ही खूबसूरत गांव है, इसके बहुत ही खूबसूरत खेत हैं और पहाड़ हैं और मतलब सवाद की एक खूबसूरत जगह है। और सवाद की ये जो खूबसूरत जगह है, ये जो सरसनई है, इसको कहीं ज़्यादा खूबसूरत इनके बासी बनाते हैं। और अब्दुल क़य्यूम साहब, जिनके साथ आपका मुख्तलिफ हमने सेगमेंट्स किए थे, जिन्होंने बाईसाइकिल पे सफ़र किया था कराची का 83 साल की उम्र में, और वो बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं और वो बहुत अच्छे राइटर हैं, 4 किताबें लिखी। कमाल शख्सियत हैं। और ये कैसे हो सकता है कि इतनी कमाल शख्सियत जो है उनके आगे बच्चे जो हैं वो कमाल ना हों। इसरार क़य्यूम साहब उनके बरखुरदार हैं, उनके बेटे हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। जॉब कुछ और है, कहीं नहीं सीखा पेंटिंग को, स्केचिंग को, लेकिन इतनी खूबसूरत स्केचिंग है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग है। सो ये हमारे पीछे जो सेट लगा हुआ है, काम ही इतना खूबसूरत सेट आपने देखा होगा, जिसमें एक साइकिल है रॉबिन हुड नाम की, ये इनके पापा की है, जिनके साथ हमने सेगमेंट्स किए। और इसी के ऊपर हमने ये पेंटिंग्स आपको, ये इनके अब्दुल क़य्यूम साहब, आप पहचानते हैं आप। इसरार भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसरार भाई ये बताइए कि आपने कब से ये शुरू की स्केचिंग, यानी ये शौक़ कब से पैदा हुआ था? बचपन से था सर। बिल्कुल बचपन से था। कोई गाइडेंस, किसी से कोई गाइडेंस ली हो, कोई और ऐसा आपका जिससे आपने कुछ सीखा हो? नहीं, किसी से भी कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा, हाँ, शौक़ था आपका? शौक़ था।
तो ये शौक़ जो है ये इन फनपारों में कैसे डला, कितना सफ़र आपने तय किया इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने में? तकरीबन 12-13 साल हो गए कि मैं पहले स्केच बनाता था, फिर पेंटिंग आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बनाता रहा और इस तरह करते रहे। तो आपके अब्बू जो थे वो आपको इस मामले में हौसला अफजाई करते थे या करते थे? उन्होंने कभी आपको नहीं, कभी भी नहीं रोका, कहता है बनाओ। आपके जो अब्बू हैं वो बड़ी कमाल शख्सियत है जी। तो ये जब ये कराची वगैरह जा रहे थे तो आपने इनको जाने दिया? आपको तशवीश नहीं थी कि 83 साल की उम्र है? बहुत थी। हाँ। लेकिन वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा। जी। आप रोक नहीं सकते उनको, पूरी जिंदगी वो साइकिल पे रहे हैं ना? हाँ, पूरी और अफगानिस्तान भी साइकिल पे गए। कॉलेज के ज़माने से अभी तक वो साइकिल पर चलते। हाँ। कैसे मतलब चलें, पेंटिंग्स में तो आपको उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन वैसे वो एक सख्त गिर वालिद हैं या नहीं? नरम? वो बहुत नरम दिल। हाँ। तो उनको देखते हुए आपको मौसीकी का कोई शौक नहीं हुआ? वह रबाब बजाता था मैं। हाँ, रबाब था वो मैं बजाता था। हाँ। अभी भी बजाते हैं? नहीं, अभी नहीं बजाता। अच्छा, पहले बजाते थे। वो रबाब भी आपने खुद ही सीखा या किसी से? हाँ, खुद ही सीखा। खुद ही सीखा। अच्छा, ज़बरदस्त। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं अपनी स्कूल में टीचर हूँ। आप स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपकी जो स्कूल है उसमें कोई इस तरह की सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जाती है बच्चों में कि उनको पेंटिंग और मौसीकी और इस साइड पे कुछ उनका रुझान? जी बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं? उसके लिए हम एक दिन मुकर्रर करते हैं, उसमें सारे बच्चे अपने लिए कुछ बनाते हैं। आपकी ये पेंटिंग जो है ये आप फ़रोख्त करते हैं या यानी इसको ज़रिए रोज़गार बनाया आपने या ये बस शौक़ की हद तक रहा? अभी तक तो नहीं बनाया। हाँ, शौक़ तक। लोगों ने और यहाँ सवात के लोगों ने आपको कितना अप्रिशिएट किया इस पर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अखबारों वगैरह में, आपका लोकल अखबारात वगैरह में आया? जी, अखबारों में तो नहीं आया, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया पर वहाँ पे आप करते हैं। तो जब आप कुछ बनाते हैं, ये इब्राहिम लिंकन की आपने इसलिए भी शायद बनाई होगी ये जो तस्वीर है क्योंकि आपके पापा ने इन पे किताब भी लिखी है। उन पे किताब भी लिखी है और उनकी ज़िंदगी बहुत अजीब तरह की थी। तो आप इनसे इंस्पायर हैं? जी। ठीक है। और आप अपने अब्बू से भी बहुत इंस्पायर नज़र आते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स, स्केचेस आपने देखे हैं कि आपने अपने अब्बू के बनाए। जी बिल्कुल, वो तो हमारे लिए आइडियल है। और ये बताइए कि इसके अलावा आपके मौज़ूआत क्या हैं पेंटिंग्स में? क्या चीज़ आप होते हैं मैं इसकी बनाऊँगी, जिस तरह भी आपने ये लैंडस्केप बनाई है बहुत, तो क्या बनाते हैं ज़्यादा? मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट बनाता हूँ। पोर्ट्रेट का ज़्यादा शौक़ है? जी। अपने भी बनाए? हाँ। जी। सही है। और आपके बच्चे हैं? हाँ। उनके भी बनाए कभी पोर्ट्रेट्स? हाँ, बनाए। तो ये आपको क्या ज़हनी सुकून देता है स्केचिंग और पोर्ट्रेट? बिल्कुल ज़हनी सुकून देता है। हाँ। इसके बगैर आप रह नहीं सकते? जब तक जाता हूँ तो पेंटिंग बनाने में लग जाता हूँ, फिर बहुत सुकून महसूस होता है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपके वालिद जो है उनका क्योंकि लिखने, लिखाने, पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा ताल्लुक़ है जी। तो आपका भी फिर ये शौक़ हुआ कुछ ज़्यादा पढ़ने या ज़्यादा लिखने के हवाले से कुछ? बस पढ़ने तक तो इतना शौक़ नहीं था। हाँ। तो कमाल है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बाकमाल वालिद और फिर आप बहुत ही बासलाहियत इंसान है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो अगली नस्ल है वो फिर और ही कमाल होगी। बिल्कुल, है ना? क्योंकि फिर जो तीसरी नस्ल तक आर्ट चला जाता है ना, तो फिर तीसरी नस्ल में फिर बहुत मतलब एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं या बहुत ही जिसको कहते हैं कि वो माहिरीन पैदा होते हैं। हो सकता है पेंटिंग में आपके बच्चे जाएं और या मौसीकी में जाएं या किसी में भी, लेकिन वो नाम पैदा करेंगे जी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही खूबसूरत पुरफिज़ा मकाम है आपका और बस यहीं बैठ के लगे रहिए, पेंटिंग्स करते रहिए। बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए इधर तक हमारे लिए, हमारे बाप से मुलाकात की, ये बहुत बड़ी बात है। जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी शख्सियत से मिलना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
वेलकम बैक। अब बात हो जाए कुछ फुटबॉल की, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है और जिसके दीवाने पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लाखों हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल ने एक मुश्किल दौर भी देखा है, लेकिन अब उम्मीद बहाली और बेहतरी की बातें भी सामने आ रही हैं। पहली बार पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम फीफा सीरीज़ में शामिल हुई है और मज़ीद फ़ुटबॉल के जो हवाले से मुस्बत खबरें भी आने लगी हैं। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने कौमी मेंस फ़ुटबॉल टीम की इस साल होने वाले इफ्तिताही फीफा आसियान कप में शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है और कौमी मेंस फ़ुटबॉल टीम पहली बार किसी भी फीफा इवेंट में एक्शन में नजर आएगी। टूर्नामेंट रवा साल सितंबर और अक्टूबर में इंडोनेशिया में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम फीफा आसियान कप के टॉप टियर में एक्शन में नजर आएगी, जिसमें उसका मुकाबला भारत, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड जैसी टीमों के साथ होगा। पाकिस्तान इन 3 ममालिक में शामिल है जिन्हें खसूसी तौर पर इवेंट में मदऊ किया गया है और इवेंट में शरीक टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। तो इस हवाले से हम बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन सैयद मोहसिन गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये बताएं कि फीफा पाबंदी के बाद बहाली का सफ़र और पाकिस्तान का आसियान में जाना पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कितना ताज़ा हवा का झोंका होगा? देखें, बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजरी है, जहाँ पे काफ़ी अर्सा इलेक्शन नहीं हुए, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी रही और उसके बाद पिछले साल इलेक्शन हुए, हमारी फेडरेशन जो है, हमारी पूरी कमेटी जो है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो इलेक्ट हुई और बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि इतने साल से फ़ुटबॉल नहीं हुआ। उसके एक ही साल के दौरान, 1 साल हुआ है उस इलेक्शन को, तकरीबन 1 साल और 2 महीने आप कह सकते हैं। उस दौरान हमारी टीम जो है गोल्ड कप जीती है, डायमंड जुबली गोल्ड कप मालदीव में। उसके बाद फीफा वुमेंस सीरीज़ में 8-0 से हमारी टीम जीती है। फीफा वुमेंस सीरीज़ में पहली दफ़ा हमारी टीम ने खेला। फीफा किसी इवेंट में हमने पहली दफ़ा खेला। उसके बाद हमारी यूथ लेवल पे हमारी टीम ने गुआम को 11-0 से हराया, जो एक रिकॉर्ड स्कोर है कि पाकिस्तान की टीम ने किसी दूसरी टीम को 11-0 से हराया। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमने 1 साल में की हैं और ये उस तमाम प्लानिंग का हिस्सा है, उस तमाम स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमने पाकिस्तान फ़ुटबॉल को जो है ना ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान का झंडा जो है फ़ुटबॉल के मैदान में सबसे ऊपर होना चाहिए और अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के करम से आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा एक गोल्ड कप जीती और उसकी रिकग्निशन फ़ीफ़ा में भी है। फ़ीफ़ा ने भी इस चीज़ का नोटिस दिया कि पाकिस्तान में 1 साल में बहुत सारी चेंजेस आई हैं फ़ुटबॉल में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। फ़ीफ़ा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में भी ये बात कही कि वो बहुत इस चीज़ से मुतासिर हैं कि 1 साल में पाकिस्तान फ़ुटबॉल का नैरेटिव किस तरह चेंज हुआ है, किस तरह पाकिस्तान फ़ुटबॉल एक इंतहाई प्रोग्रेसिव और एक इंतहाई कामयाबी की राह पे जो है ना गामज़न है। तो उसका एक नतीजा ये देखें कि हमारी टीम को इन्वाइट किया गया है फीफा आसियान कप में। कभी भी हमारी नेशनल मेंस की टीम ने कभी भी फीफा के किसी मेन इवेंट में नहीं खेला। पहली दफ़ा होगा हमारी हिस्ट्री में, PFF की 78 ईयर हिस्ट्री में, कि हम फीफा के किसी कप में पाकिस्तान की नेशनल टीम खेलेगी और इसकी ऑडियंस भी मिलियंस में होगी। ये इस बात की गवाही है कि हम 1 साल से जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिन स्टेप्स पे काम कर रहा है, जो अचीवमेंट्स हमने किए हैं, उनकी ये एक रिकग्निशन है कि फ़ीफ़ा उसको रिकग्नाइज़ करते हुए हमें इतने बड़े टूर्नामेंट में इनवाइट कर रही है, जो कि हमारे ख़त्ते में भी नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पाकिस्तान अब उन 3 ममालिक में शामिल है जिन्हें खुसूसी तौर पर आसियान इवेंट में मदऊ किया गया, जैसे आपने जिक्र किया। इस हवाले से मज़ीद क्या बताएंगे हमें? पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए? देखें जी, फ़ीफ़ा ने हमें इन्वाइट किया है फीफा आसियान कप में एज अ गेस्ट मेंबर एसोसिएशन, और ये इस बात का सबूत है कि फ़ीफ़ा के साथ हमारी कितनी क्लोज़ रिलेशनशिप है, कितनी क्लोज़ हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। ख़ास करके फ़ीफ़ा के सदर जियानी इन्फेंटिनो के साथ कितना हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि उन्होंने पाकिस्तान, जिसका रैंक 198 है दुनिया में, 211 में से हमारा रैंक 198 है, उस टीम को इन्वाइट किया उन टीमों के दरमियान खेलने के लिए जो हमसे रैंक में बहुत हाई, और इतना बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ शायकीन के लिए और नाजरीन के लिए कि ये पहली दफ़ा फ़ीफ़ा आसियान कप ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और इसका मेन मकसद आसियान के ख़त्ते में फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट को और उनकी टीमों को इंगेज करना है। लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान को बुलाया गया, मदऊ किया गया, इसलिए कि वो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं कि 1 साल में हमने फ़ुटबॉल में जो कामयाबी हासिल की हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मुस्तकबिल बहुत 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 रोशन और ताबनाक है। उसके साथ साथ हमने जो अपनी रिलेशनशिप उनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की हुई है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को भी इनवाइट करेंगे ताकि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के शायकीन जो हैं वो
अपनी टीम को एक ऐसे इवेंट में देख सकें जिसकी व्यूअरशिप मिलियंस में होगी। और ख़ासकर हमारे प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी महारत का मुज़ाहिरा करें एक ग्लोबल लेवल पे, एक फीफा कप के लेवल पे, और पूरी दुनिया के लोग देख सकें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कितना अच्छा फ़ुटबॉल खेल सकते हैं। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप में हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल तो होता था मगर पाकिस्तानी टीम नहीं होती थी। अब पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतहरिक नज़र आ रही है। चेयरमैन बनने के बाद आप बताइएगा कि आपको कौन से चैलेंजेस मिले और आपने उन पर कैसे काबू पाया? लेकिन जी, आपको ये नहीं है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बैनुल-अक़वामी सतह पर नज़र आ रही है, नुमायां तौर पे नज़र आ रही है। हमने वो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो पहले कभी भी नहीं हुए। पहली दफ़ा हमारी टीम फीफा सीरीज़ में गई है, पहली दफ़ा हमारी टीम फीफा आसियान कप में खेलने जा रही है, पहली दफ़ा हमारी टीम ने 11 गोल किए हैं, पहली दफ़ा हमने एक कैंपेन पूरे पाकिस्तान में चलाई है यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन यूथ के साथ मिलके, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, जहाँ पे हम यूथ को एंगेज कर रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे गवर्नेंस के हवाले से, क्योंकि हमने अपने स्टैट्यूज बहुत टाइम से चेंज नहीं किए। चैलेंजेस थे, कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड चैलेंज थे, हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग है, हम रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग पे हैं। उसके अलावा बैंक अकाउंट्स नहीं थे, बहुत टाइम से ऑडिट नहीं हुआ प्रॉपर्ली फेडरेशन का कुछ अरसे से। और एक सबसे बड़ा चैलेंज, एक इलेक्टेड फेडरेशन 8-9 साल से मौजूद ही नहीं थी, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी इंगेजमेंट बहुत ही महदूद थी, ना होने के बराबर थी। तो हमने ओवर टाइम लगा के उन सारे चैलेंजेस के बावजूद मैंने और मेरे साथ जो मेरे नायब सदूर हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मेरे CEO हैं, हम सब ने मिल के ये पूरी कोशिश की कि हम उस नैरेटिव को चेंज कर दें। ना सिर्फ हमने पाकिस्तान को फ़ुटबॉल के मैप पे डाला इंटरनेशनली, बल्कि हमने नुमाया किया, इस हद तक नुमाया किया कि अब बड़ी बड़ी टीमें हमें इनवाइट करती हैं कि हम उनके साथ मैच खेल सकें, और हमें बड़े एक मेगा इवेंट में फीफा आसियान कप में इनवाइट किया जा रहा है। चैलेंजेस का आपने जिक्र किया। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो फुटबॉल फेडरेशन है पाकिस्तान में, उसको कौन कौन से मसाइल लाहक हैं और उनके लिए, उन मसाइल के हल के लिए कौन कौन से इक़दाम आप कर रहे हैं? अभी भी हमें अपनी गवर्नेंस रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारे स्टैट्यूज तकरीबन कोई 13-14 साल से जो हैं वो उन पे कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, क्योंकि फीफा ने अपने स्टैट्यूज कई दफ़ा अमेंड किए हैं, उनमें तब्दीली आई उनके आइन में। हमारा आइन अभी भी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, हमने उस पर फोकस करना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि फ़ुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका फुकदान है बहुत ज़्यादा। तो हमने अब फीफा आईना एक लाहौर में तो लग गया, एक भावलपुर में इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में लग जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमने काम करना है, और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम ग्रास रूट्स लेवल पे एक पूरी कैंपेन चलाएं जिस पे ग्रास रूट्स लेवल पे फ़ुटबॉल जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए। इसी सिलसिले में हमने पहली दफ़ा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन लॉन्च किया जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हम कराची से अगले महीने से कर रहे हैं। राइट, तो गिलानी साहब, पाकिस्तान में फुटबॉल अकेडमीज़ और कोचिंग सिस्टम को जदीद बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम सब जानते हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची जैसे इलाकों में आप नौजवान खिलाड़ियों के लिए क्या मौके पैदा कर रहे हैं? हम इस प्लान पे काम कर रहे हैं कि हम फीफा के साथ मिलके एक टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम पाकिस्तान में लॉन्च करें, और फीफा हमें एक अच्छा कोच प्रोवाइड करे, बैनुल-अक़वामी कोच, जिसकी स्पेशलाइजेशन कोचिंग ना हो बल्कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो, क्योंकि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की हमारे यहाँ कमी है। काफ़ी अर्से से यहाँ पे फ़ुटबॉल नहीं हुआ, तो हम एक फीफा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम पे काम करना चाहते हैं, और ये हमारा प्लान है कि अगले चंद महीनों में हम पाकिस्तान में फ़ीफा की टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम, जो कि एक बैनुल-अक़वामी सतह पे माना जाता है कि इस प्रोग्राम के थ्रू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो है बड़ी मौसर साबित होती है, वो हम पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। राइट, इंशाल्लाह। मोहसिन साहब, इन दी एंड हम ये जानना चाहेंगे कि इन फ्यूचर क्या गोल्स हैं आपके, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से, क्या प्लान्स हैं आपके, और पाकिस्तान जो को फुटबॉल के मैदान में आप कहाँ देखने का ख्वाब देख रहे हैं? देखिए, मुस्तकबिल के हवाले से हमने जी,
गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का और मुस्तकबिल के प्लान्स आपने शेयर किए हैं। इसके अलावा जो मसाइल हैं उसका तज़किरा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम अपनी टीम को भी इन फीफा सीरीज़ में देख पाएंगे और ये उम्मीद करते हैं कि आखिर में वर्ल्ड कप में भी देख पाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाक वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ से पहला टेस्ट हारने वाली पाकिस्तानी टीम दूसरे मैच से कबल बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। वो कैसे? टरोबा में खेले गए पहले टेस्ट में 90 रन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगला मैच सीरीज़ बचाने का मिशन है बेसिकली। ताहम दूसरे टेस्ट से कबल ही पाकिस्तानी टीम के शायकीन के लिए बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि वेस्ट इंडीज़ से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले जो हमारे स्टार बैटर शान मसूद हैं, वो पहले टेस्ट मैच के दौरान बैटिंग करते हुए उनकी जो उंगली है उसमें फ्रैक्चर हो गया, और शान मसूद की उंगली में फ्रैक्चर पहली इनिंग में बैटिंग के दौरान हुआ, जिसके बायस वो दूसरी इनिंग में फिर अपने मामूल के नंबर के बजाय टेल एंडर्स के साथ 8वें नंबर पर आए। और ज़राए के मुताबिक शान मसूद उंगली में फ्रैक्चर के बायस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। और दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त ने एक बार फिर दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की संगीन खामियों को बेनकाब कर दिया है। इसी पर हमने बात करनी है, और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हिना अली, आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। भट्टी साहब, हेड कोच जो हैं हमारे सरफराज अहमद, वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि जो दूसरी इनिंग में हमारे बैटर जो है ना वो रेत की दीवार साबित होते हैं और बिल्कुल बिखर से जाते हैं प्रेशर के दौरान। आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल अली, पहली इनिंग्स में भी हमारे हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। पहली इनिंग्स में हमारी आखिरी 7 विकेटें 45 रन पर गिरी और दूसरी इनिंग्स में पहली 9 विकेटें 71 रन पर गिरी। तो ये देखें, ये कहानी तो पुरानी है, बल्कि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो पिछले 3 साल से जुलाई 2024 से आज आखिरी दिन है जुलाई 2026 का, पाकिस्तान टीम ने बैरून मुल्क 8 टेस्ट मैच खेले हैं और 8 के 8 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की शिकस्त हुई है। पहले 3 टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया से खेले, ऑस्ट्रेलिया में वो हार गए। फिर 2 टेस्ट मैच खेले साउथ अफ्रीका में, दोनों हार गए। अब अगली जो सीरीज हम कुछ महीने पहले हार रहे, वो अब दुनिया की कमजोर टीमों से भी हम हार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो चले बड़ी टीमें थी ना। अब बांग्लादेश की टीम जो पिछले दिनों जिम्बाब्वे से इनिंग से टेस्ट मैच हार गई, हम 2-0 बांग्लादेश से हारे। वेस्ट इंडीज की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस वक्त जो दर्जाबंदी है उसमें वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। हम उससे भी 90 रन से हार गए। तो कभी हम टेस्ट मैच हारने का इल्जाम बॉलिंग को दे देते हैं, कभी बैटिंग को दे देते हैं, कभी फील्डिंग को, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारा जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है अली और हिना, इस पे एक सवाल है कि ना हम T20 में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना वनडे में हम जीत रहे हैं। अब टेस्ट मैच में तो खैर बैरून मुल्क पाकिस्तान की देखें बहुत बड़ी क्रिकेट की लेगेसी रही कि हमने भारत को भारत में जाके हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वगैरह ये तो पाकिस्तान से अपने मुल्क में भी हारती थी और पाकिस्तान में तो उनका जीत का तस्वुर ही नहीं था। लेकिन आज बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ है। हर टेस्ट मैच के बाद एक नई मंतक आ जाती है। कभी हम कोई कहानी ले आते हैं, कभी कोई ले आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज जहां हम खड़े हुए हमारी क्रिकेट जो है वो मुसलसल नीचे जा रही है। अच्छा, तो भट्टी साहब फिर वजह क्या, आपके ख्याल में क्या वजह है? क्योंकि हमें हर बार इसी तरह होता है, कोई सीरीज हम हारते हैं, बड़ा शोर मचता है, सर्जरी की बातें भी होती हैं, फिर सर्जरी मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर हो भी जाती है वो, लेकिन लगता ये है कि डॉक्टर शायद काबिल नहीं है जो सर्जरी करता है, तो मतलूबा नताइज जो हमें चाहिए वो नहीं मिलते। आपके ख्याल में क्या वजह है? देखिए ना, अगर कोई मर्ज बहुत ही खराब हो जाए तो फिर डॉक्टर कहते हैं ना कि उस जिस्म का हिस्सा ही काट दे। तो यहाँ जो प्लेयर, हम अब क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि जो लड़के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या जिनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो हम उन्हें ड्रॉप क्यों नहीं करते? मोहम्मद रिजवान को आप ले लें, सलमान अली आगा को ले लें,
इमामुल हक एक इनिंग्स में 45-50 बनाते हैं, फिर 2-3 इनिंग्स फेल हो जाते हैं। तो मतलब अगर हम बैटिंग की बात कर लें, इवन सऊद शकील को अब हम खिलाने जा रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच। सऊद शकील भी बांग्लादेश की सीरीज में फेल हुए। अब्दुल्ला शफीक जिसको हमने कमबैक करवाया, मुझे कोई सिलेक्टर बता दे, अगर डेटा ने उनके को आदाद शुमार उनको बता दी हो, फिर तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर करंट फॉर्म या पिछली जो 6-7 इनिंग्स की परफॉर्मेंस थी, तो अब्दुल्ला शफीक की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम अक्रॉस द बोर्ड जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे उनको टीम से निकालें, और जिन प्लेयर्स को ला रहे हैं उन प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम दे। देखिए ना, कामरान गुलाम तकरीबन को 2.5-3 साल पहले जब इंग्लैंड की टीम आई, उन्होंने मुल्तान में डेब्यू पर सेंचुरी बनाई। आज कामरान गुलाम कहीं नजर नहीं आ रहे। कुछ अर्से पहले साइम अयूब का बहुत ज्यादा चर्चा था, वो टेस्ट मैच भी खेल रहे थे, साइम अयूब भी अचानक गायब हो गए। तो देखिए, हम तो चंद प्लेयरों को जानते हैं, लेकिन जो 60-60 लाख 50-50 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका काम है कि जाए टैलेंट हंट करें, देखें कि पाकिस्तान में वो कौन से प्लेयर हैं जो दुनिया में इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है या इस वक्त दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसको जाके मैच कर सके। लेकिन हमारे पास शायद जो अच्छे प्लेयर हैं उनको अभी हमने बाहर किया हुआ है। अब अगर मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो गाजी गौरी को आप दूसरे टेस्ट मैच में खिलाएं। एक और लड़का जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, भट्टी साहब, यही तस्करा जरूरी है करना, क्योंकि जो भी अच्छा परफॉर्म करने लगता है उसको अगले टेस्ट में बिठा देते हैं, दूसरों को मौका देने का बहाना बना लेते हैं। आपने गाजी गौरी का भी जिक्र किया। इसके अलावा ये भी बताएं कि इस वक्त मौजूदा टीम में खेलने वाला कौन है। कुछ लोग जो है उसकी बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखकर, जो सेकेंड इनिंग में उनकी परफॉर्मेंस थी, उस पर यह तबसरा कर रहे हैं कि क्योंकि पिच पे इतना ब्रेक हो रहा था, इतना स्विंग हो रहा था, और ही वॉज दी ओनली वन जो वहाँ पर जो है ना वहाँ पर खड़े रहे और पिच पर अपनी विकेट संभाल कर जो है बैटिंग करते रहे। वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी है। क्या आप भी एग्री करते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी, क्योंकि अमूमन वो सिंगल लेकर दूसरों को खिलाते हुए जो है वो देखे गए? देखिए, बिल्कुल बाबर आजम को जब 7 आउट हुए थे तो स्ट्राइक खुद संभालना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें बाबर आजम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जिन हालात में जिस पिच पर 50-55 रन बनाए, हालांकि 71 रन पर पाकिस्तान के 9 आउट हो चुके थे, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो लोएस्ट है पाकिस्तान का वो 77 रन था, और लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट हिस्ट्री के लोएस्ट स्कोर पर आउट हो जाए। लेकिन बाबर आजम ने मोहम्मद अब्बास के साथ मिलकर 49 रन की दोनों की पार्टनरशिप थी, पाकिस्तान टीम को बेहतर पोजीशन पर लेकर के 90 रन से पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा, वरना एक वक्त में तो लग रहा था कि 100+ रन से हारेगा। लेकिन बाबर आजम को चाहिए था कि जब टेल अंडर आ गए थे, खुर्रम शहजाद मेरा ख्याल वो बैट्समैन थे जहां बाबर आजम को ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल आपने जो कहा, इस वक्त पाकिस्तान के पास वो लड़के नहीं है जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज देखें ना अली, अगर हम जावेद मियांदाद की बात करते हैं, जहीर अब्बास, यूनुस खान, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये इसीलिए ग्रेट है कि उन्होंने हर किस्म की पिचेस पर, हर किस्म की कंडीशन में और दुनिया के हर मुल्क में जाकर स्कोर किया है। तो अगर किसी को ग्रेट बनना है और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना है तो उनको तो हर किस्म की कंडीशन में स्कोर करना होगा। आजान उवैस को लोग कहते हैं, लेकिन चले बच्चा है, उसको वेस्ट इंडीज बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच, सॉरी कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा उनके लिए तो, आजान के लिए तो अभी इब्तिदा है, उनको तो अभी कुछ और अब्दुल्ला फजल अनफिट हो गए, तो नए लड़कों को तो देखें, हमें थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट भी देना होगा, थोड़ा सा वक्त भी देना होगा। लेकिन जो लोग साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे, मेरा ख्याल उनको तो यहाँ पर रुखसत करके नए चेहरों को लाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आप जानते हैं हमारा फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, उसमें स्कर्दू एडिशन जारी है, कुछ झलकियां देखते हैं। हम जब शिगर में दाखिल हुए तो एकदम शिगर की पहचान यहाँ के छोटे छोटे स्वीट से बाबे, इनका कद छोटा है,
और थोड़े से मकबूतुल हवास लगते हैं, शायद इंटर मैरिजेस का सिलसिला अब कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम इस किस्म के बाबे में देखे खाम खाम मुस्कुराते रहते हैं, दांत भी इनके कम होते हैं और मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। आई एम श्योर कि मुझे तो नहीं पहचानते क्योंकि मैं खुद अब एक बाबा हो चुका हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के जो शहर हैं और जो गांव हैं जिन्हें आपने पसंद किया हो, जिनसे आपने मोहब्बत की हो, जिनके वासियों ने आपसे मोहब्बत की हो, उनका मामला ज़रा डिफरेंट है। वहाँ दोबारा जाना कतई तौर पे बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि मैं तजर्बे की बिना पे कह रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी की एक अलग खुशबू मिलती है। मैं कई मरतबा कहता हूँ मैं तो गिलगित बल्तिस्तान में शायद कबल अज़ मसीह आया था, ओरिजिनल था, लेकिन वो जो आसार हैं, मसलन चाहे जितना भी मॉडर्न हो गया कोई भी शहर, कोई भी गांव, उसकी कच्ची दीवारें होंगी, कुछ घर होंगे और वो दीवारें आपको पहचानती हैं, और शजर होंगे, ख़ास तौर पे जो हैं चनार के शजर। इन खितों में चनार के बहुत कदीम शजर हैं, मैं उनका भी तज़किरा करूँगा, और ख़ास तौर पे खानका में जो एक कदीम तरीन चनार है जिसे मैंने बहुत अरसा पहले देखा था, वो सब कुछ, और खुबानियों के दरख्त वो आपको याद करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये जो शख्स आया, बूढ़ा शख्स, बूढ़ा दास्तान गो, ये गए ज़मानों में भी आया था। तो ज़रूर कीजिएगा इस बार के कारवां सराय में क़याम एतवार शब 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट दोबारा करेंगे कि अरशद नदीम के लिए जो हमारे स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं, आपने दुआ करनी है क्योंकि इसकी अपील वो ख़ुद भी आपसे कर चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जिस तरह से उन्होंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है वो अपने टाइटल का दिफा भी करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात अब होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।